डॉक्टर ज्योति जादवी, हमारा जौनपुर.com की तरफ से आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जौनपुर की अच्छी एक टैलेंट है, प्रतिभा हैं और समाज में भी आपका काफ़ी कुछ रहता है, शोध भी आपने बहुत कुछ किए हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले थोड़ा बहुत आप अपने बारे में हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं आप मेरा ऐसा सम्मान कर रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं कि मैं ये करती हूँ, ये तो इसके लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ हमारे पास है, अगर वो समाज के लिए कुछ काम आ सकता है, समाज को यदि मैं कुछ दे सकती हूँ तो हमें ज़रूर देना चाहिए। एज ए वुमेन या एज ए टीचर या एज ए सोशल, आप कहिए कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक सामाजिक व्यवस्था में हम अगर कोई योगदान दे सकते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। इस 24 घंटे का जो स्त्रियों के लिए है तो समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में से अगर कुछ घंटे में समाज के लिए या अपने विषय के लिए कुछ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस समय तो मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में मैं फेलोशिप पे थी और वहाँ पे मेरा चयन हुआ था जिस विषय पे काम करने के लिए, एक बुक लिखने के लिए। वो मैंने 90s-20s की बाई जी की परंपरा, बाइयों का ज़माना जिसको हम कहते हैं, तो उसमें बनारस के बाइयों के ऊपर और उनका क्या सांगीतिक योगदान रहा, जो सुंदरी दादरा कोरी कजरी जैसी जो सेमी क्लासिकल उप शास्त्रीय संगीत शैलियों के लिए उनका क्या योगदान रहा, इस पर रहा। और मेन जो फोकस मेरा था कि उनकी क्या चुनौतियाँ थी और उनकी क्या उपलब्धियाँ थी। उसमें कि जैसे कोई जो शैली है, जो हमारी जो शास्त्रीय शैलियाँ हैं, किस तरीके से ये पहले लोक में रही थी, वो दरबार में स्थापित होती हैं, और किस तरीके से दरबार की जो ये संगीत की स्त्रियाँ थी किस तरीके से कोठों पे पहुँच जाती हैं और कोठों से फिर कैसे समाज में आती हैं। और ये परंपरा, एक जो गायन की परंपरा, वो तो विलुप्त हो गई, कवायतें तो गुमनाम हो गए और वो समय के साथ भी उनका जो वो था अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। जो एक सामंतवादी समाज व्यवस्था की जो देन थी वो खत्म हो गया। लेकिन जो वो छोड़ के गए हैं, जो अपना वो गीत संगीत, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उनका जो एक जैसे जब जमींदारी जो प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ, कोठों का उन्मूलन हुआ, दरबारी संस्कृति का पराभव हुआ, ऐसे समय में जब वो कोठों से जो कवायतों को बाहर निकाला गया तो उन कवायतों का जो मर्म था, उनके सामने जो समाज में स्थापित होने की जो एक चुनौती थी, अन्य चीज़ों से अपने आप को सामंजस्य बिठाने की जो एक चुनौती थी, उससे वो कैसे उभर कर बाहर आई और कैसे उन्होंने ग्रामोफोन या सिनेमा या रंगमंच के माध्यम से समाज में अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयास किया, उस पर आपने शोध किया, वो उस पे मेरा एक काम है। अच्छा, ये बताइए कि जो गायन था उस समय में, जैसे कोई भी राग हो, राग दरबारी हो, राग जौनपुरी हो, तो क्या आज उसी ओरिजिनल स्टाइल में है, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो संगीत है वो तो इसीलिए इसको कहा जाता है श्रुत विद्या या एक मौखिक परंपरा। तो परंपरा में जो संगीत है उसका हमको बहुत, अगर पहले जाएंगे कि कोई राग कैसे गाया जाता था तो हमको उसका लिरिक या उसका स्वरूप हमको लिखित रूप में तो मिल सकता है, लेकिन वो कैसे गाया जाता था ये तो हम, जब टेक्निक नहीं थी उसको संरक्षित रखने की, तो हम उस गायकी को समझ नहीं पाएंगे। कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि इस राग में रे कोमल लगता है, लेकिन रे कोमल कैसे लगता था ये तो नहीं बता पाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। या बांसुरी की धुन बजती थी और श्री कृष्ण जब बजाते तो सारी गोपियाँ और सारा जब वृंदावन आके और वो हो जाता था इकट्ठा, तो आखिर वो धुन कैसी रहती थी, हम बस ये कल्पना में हमारे हैं, वो उसको हम नहीं बता सकते कि वो धुन कैसी थी। उसी तरह रागों के बारे में कि उनका स्वरूप तो जब से लिखित परंपरा में हम सुरक्षित करते आए हैं तो उस स्वरूप को हम समझ सकते हैं। संगीत के साथ यही एक बहुत खासियत है कि स्वरूप को समझ सकते हैं कि भाई उस राग की आइडेंटिटी क्या है, उस राग का स्वरूप क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये तुम समझ जाएंगे। लेकिन उसको गाया कैसे जाता था या उसका भाव कैसा रहता था, उसका रस क्या रहता था, उसको सटीक वैसे ही हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मतलब असंभव है, हाँ, ये संभव नहीं है। अच्छा, आपने किताब लिखी जो अभी हमने आपको प्रेजेंट किया, राग रोग व रोगी,
इसमें क्या है मतलब मेन? ये हमारा वास्तव में देखें तो डी लीड का काम था मेरा। और मैंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से मैंने डी लीड किया। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि थोड़ा एक संगीत चिकित्सा जो शब्द है बहुत व्यापक तौर से ये उभर कर सामने आ रहा था, और विदेशों में इसका ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रभाव, और वहाँ के विदेशियों ने ज़्यादा काम किया म्यूज़िक थेरेपी पे। तो लेकिन जो हमारा मूल था इसका हमको सामगान में दिखाई देता है, किस तरीके से सामगान में किसी भी रोग के लिए मंत्रों का जाप या मंत्रों की आहुति बताई गई है। तो ये हमको उसका मूल स्वरूप हमको सामगान में दिखाई देता है। तो और आज के जो तनाव भरे जीवन में हम ये देखते हैं कि आज का जो समाज है, आज का जो हमारा लाइफ है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो इसमें क्या है, तनाव हमारे ऊपर बहुत है, और इस तनाव से मुक्ति हमको अगर मधुर संगीत सुनने से मिलता है तो जरूर हर व्यक्ति रात में जब थका मांदा आता है तो थोड़ा सुंदर म्यूजिक, मधुर म्यूजिक सुनना चाहता है। तो ये जो एक उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि दिन भर की थकान जो है उस संगीत से दूर हो जाती है। लेकिन आजकल जैसे तुमने मधुर संगीत कहा, तो एक आम सी बात ये है कि लोग ये कहते थे जैसे पुराने रफ़ी लता के गाने थे तो मधुर होते थे जी। आज के गाने भी नौजवानों को तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वो मधुर संगीत ये काम कर सकता है? थकान दूर करता है आज का संगीत? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है थकान बढ़ा देता है। नहीं, हाँ देखिए, जब हम संगीत चिकित्सा बात करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों का उसमें जैसे एक चिकित्सकीय जो होता है मेथड कि हम क्या करें और क्या ना करें, हर चिकित्सा पद्धति में है। तो उस तरह से इसमें भी है आचार विचार, आहार विहार, और क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सुने क्या ना सुने। तो हमारे साथ है कि हम वो सुने जो हमारे व्यक्तित्व को, जो हमारे प्रवृत्ति को, जो हमारे मानसिक प्रवृत्ति को सूट करता हो। अगर जैसे कोई ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति है तो उसको फोक गीत सुनने में उसको सुकून मिलता है, वो रामायण सुनने में उसको सुकून मिलता है, वो निरक्षर होता है, वो साक्षर नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसको रामायण रटा होता है। और वो मंदिर में जाता है, शाम को जब किसी रामायण होता है तो वो पूरी थकान उसकी जो दिन भर खेती बाड़ी की होती है वो उतर जाती है। अगर हम वहाँ चाहेंगे कि उस व्यक्ति को हम बैठ के राग भैरवी, राग दरबारी की बंदिश सुनाएंगे तो पहले तो उसको रस नहीं आएगा, उसको वो बंदिश समझ में नहीं आएगी, उसका वो प्रस्तुतिकरण समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो परिवेश नहीं है, उसका वो मानसिक अवस्था नहीं है उस तरह का गाने को सुनने का, है ना, संस्कार नहीं है जिसको कहेंगे। संगीत का संस्कार होता है। लेकिन जहाँ उसको आप भैरवी में निबद्ध या दरबारी में निबद्ध कोई लोकगीत सुनाएंगे तो उसको ज्यादा प्रभावित होगा। तो हमको देखना पड़ता है कि उस रोगी का क्या परिवेश है, रोगी किस वातावरण में पैदा हुआ है, किस वातावरण में रहता है, कैसे माहौल में वो है, उसका संस्कार क्या है सुनने का, उस हिसाब से हम गीतों का, संगीत का, वाद्य का चयन करते हैं, तब उसको ज्यादा प्रभावित होगा। मतलब अपनी पसंद, अपनी मानसिक स्तर के अनुसार बिल्कुल पसंद, हर आदमी की पसंद अलग होती है, और अलग म्यूजिक में वो शांति पला बढ़ा हुआ है तो उसको वही पसंद आएगा। हम जैसे जिस तरह का खाना खाते आए हैं अपनी माँ के हाथ का, हमको दूसरे का खाना क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि हमें वही खाने का एक संस्कार है ना। तो इस तरह से सुनने का संस्कार होता है। तो इस किताब में मैंने यही बताया है कि जैसे राग है, जो राग क्या है, हमारे लोक धुनों से ही परिष्कृत और परिमार्जित रूप जो है वो राग है हमारे। तो राग का किसी रोग से और रोग से किसी रोगी का जो एक इंटरकनेक्शन होता है कि फला राग सुनेंगे तो इस रोगी को अगर हम सुनाते हैं इतने ट्यून पे, इतनी उसकी तारता होनी चाहिए, इतनी उसकी तीव्रता होनी चाहिए, और इतना समय भी होना चाहिए, ड्यूरेशन भी होना चाहिए, तो वो जो रोगी है अपने रोग से लड़ने में कितना एक प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकता है। ये किताब ये है हमारे। अच्छा, इसके साथ साथ एक विषय ऐसा है क्योंकि आप महिला हैं, आज के स्वभाव बदल रहा है, जिससे कहीं कि पश्चिमी सभ्यता का असर दिखता है, लोग कहते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता में हर चीज़ बुराई तो है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, उसको किस तरीके से आदमी लेता है वो नहीं सब। लेकिन हमारे भारत में या स्पेशली जौनपुर जैसे छोटे शहरों में मानसिक तौर पे लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि शारीरिक तौर पे उनके ड्रेसिंग, उनकी चाल, उनकी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे वो तैयार नहीं। तो ये कैसे सबने से बिठाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो आज की जो पीढ़ी है तो वो आधुनिकता की तरफ भाग रही है, लेकिन आधुनिकता की तरफ भाग रही है मतलब वेस्टर्न, जो हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जो पीछे भाग रहे हैं उसके, तो बस केवल हम अभी उसके बाह्य रूप से प्रभावित हैं,
ऐसा नहीं है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने अंदर ले आए, जैसे स्वच्छता का ही लेकर है। आप बड़े शहरों, आप जाइए वेस्टर्न कंट्रीज में, सफाई के लिए कितने उनके कड़े कानून हैं, हाँ। और हर व्यक्ति को पालन करना कितना जरूरी है, या हर व्यक्ति उस पर्यावरण के प्रति या स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक है। हम वो उस चीज सीख नहीं रहे, लेकिन हमने उनका पहनावा, उनका ओढ़ावा, ये सब अपने अंदर हम पहले लाते हैं, ताकि जो बाह्य आवरण है वो जल्दी दिखे कि हम आधुनिक है। अगर हम जींस पहन के अपने आप को आधुनिक कहते हैं और विचार से बिल्कुल हम नैरो माइंडेड है, एकदम रूढ़िवादी है, तो ये कोई आधुनिकता किसी काम की नहीं है। आज का जो युवा वर्ग है वो आधुनिकता को भी अडॉप्ट करना चाहता है, और हमारी संस्कृति है उसकी भी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि उनसे इतना जल्दी वो पीछा छुड़ा नहीं सकता है। तो एक जो स्थिति आती है ना कंफ्यूजन की, एक डामाडोल स्थिति है कि ना वो आगे बढ़ पा रहा है और ना वो पीछे को छोड़ पा रहा है। और इसके लिए क्या चाहिए कि ठीक है हम आगे जरूर बढ़ें, लेकिन हम अपनी जड़ों को भी जरूर पकड़े रहे, है ना। तो उसमें क्या हो सकता है, हमारी बुद्धि और विवेक का प्रयोग होना चाहिए कि हम किस हद तक आगे बढ़ें जिससे हमारी संस्कृति का भी क्षरण ना हो और हम मानसिक रूप से आधुनिक कहलाएं, हमारे विचारों में आधुनिकता, ना कि हमारे पहनावे ओढ़ावे। तो वो एक जो है ना हौज पौज, और ये दिशा निर्देश देने वाला जैसे कहते हैं ना, दिशा निर्देश देने वालों की कमी या हमारे सामाजिक परिवेश की कमी या माहौल की कमी, जिसमें वो युवा पीढ़ी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम किधर जाएं। अगर आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको किस तरीके से एक दिशा निर्देश दें, एक लाइन बताएं कि देखो तुम संस्कारों को बिना छोड़े भी किस तरीके से अपने बौद्धिक योग्यता के बल पर किस तरह से तुम आगे बढ़ सकते और योग्य कहलाओ, या आधुनिक भी। लेकिन अभी जैसे ये जो टकराव कहा, इसी से मिला जुला आजकल जो मीटू का इशू चल रहा है, तो अधिकतर तो वो महिलाएं हैं जो जागरूक हैं, तरक्कीशुदा हैं। छोटे शहरों में भी इसका कोई बच्चों तक, लोगों तक ये चीज़ पहुंची नहीं है, और मुझे लगता है पहुंचना चाहिए, अच्छा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनके पास जब ये पश्चिमी सभ्यता के कल्चर पहुंचे तो ये इसका सही इस्तेमाल की जगह गलत इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि अपनी पुरानी चीज़ों से तो जुड़े रहेंगे, उससे निकले नहीं है, और नया चीज़ अडॉप्ट कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका यूज़ की जगह मिसयूज़ हो जाए। ऐसा है कि देखिए, पुरानी जो स्त्रियां हैं वो बहुत चीज़ लेकर चलती हैं, उस परिवार को, उस समाज को, अपने परिवार की मान मर्यादा को, बहुत चीज़, और जो हमको शुरू से सिखाया गया है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा कि हम उभर के एकदम सामने आ जाएं और हम बताएं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था। जो मुहिम आज वहाँ चल रही है बड़े शहरों में, वो उसके परिवेश के हिसाब से वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, या अपने को अभिव्यक्त करने की जो स्त्रियों की आज़ादी है उस परिवेश के हिसाब से है। वही आज़ादी, वही परिवेश, वही मानसिकता आप छोटे जगह पे नहीं पाएंगे। आप बम्बई से जौनपुर आते आते तो वो मानसिकता भी बदलती जाती है, केवल वो समय और वो दूरी नहीं बदलती है, आपकी मानसिकता भी बदलती जाती है। आज मीटू के अंतर्गत जो महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जो भी एक शोषण, एक प्रताड़ना, एक घरेलू हिंसा या जो भी आप कहिए, तो उनको कहने का एक ये मादा उनके अंदर आया है कि वो कह रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर रही, या गलत हुआ सही हुआ वो कहने का एक वो अपना जज्बा रखी हैं। लेकिन क्या है, यह जो ये मुहिम चल रहा है, उस मुहिम को चलाने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हम समाज को क्या देना चाहते हैं मैसेज, या समाज में क्या बदलाव चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अगर हम सब कुछ अभियान चला के अगर हमारे हाथ में जीरो आता है तो वो अभियान कोई मतलब नहीं, वो निरुद्देश्य है और सार्थक नहीं है। जब हम जौनपुर की ओर आएंगे तो आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मीटू में जितनी स्त्रियां बोल रही उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। जब आप छोटे जगह आएंगे तो शायद इससे भी ज्यादा आपको खराब स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन बोलने की साहस अभी छोटे जगहों पर इतनी नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो शायद सबसे बुरी लड़की बन जाएगी या सबसे बुरी स्त्री बन जाएगी, या उसका एक सामाजिक जो स्टेटस है वो बहुत चीज़ प्रभावित होगा। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान है छोटे जगहों पर ज़्यादा है। और आप सामान्य रूप से देखेंगे बड़े शहरों में आप क्या पहनते हैं, क्या उठते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कितनी रात में आते जाते हैं, कोई आपको उतना ध्यान देने वाला नहीं है। वो एक हमारी एक अलग वातावरण है। लेकिन छोटे जगहों पर अभी भी छोटी छोटी बातें बहुत लोग ध्यान में रखते हैं। इसलिए यह जो मुहिम है उस पर
परिवेश में जितना लाभदायी होगा, हो सकता है इस परिवेश में उतना लाभदायी ना हो। लेकिन एक ही अच्छी चीज है कि हाँ, स्त्रियों को जो अपने अंदर एक बहुत बातों को लेकर वो इतने सालों से कुढ़ रही थी, दब रहे थे, शायद उनको एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पे वो बोलकर अपने आप को हल्का महसूस कर रही हैं या समाज के लोगों के प्रति अपने आक्रोश को जाहिर कर रही हैं। लेकिन बस ये अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव हो, इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसको रोकना किसका काम होगा? समाज तो रोकेगा नहीं। समाज में अच्छे लोग हैं, सही इस्तेमाल करेंगे, बुरे लोग हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे। बस वो तो एक टेक्निक चीज, आप मोबाइल है, मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कीजिए या बुरा मिसयूज कीजिए, यूज कीजिए, तो आपके हाथ में है। तो समाज को देखिए बहुत जल्दी आप व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये जिन्होंने इशू चलाया है उनको गाइडलाइन भी देनी चाहिए। बिल्कुल गाइडलाइन देनी चाहिए, क्योंकि हम देखिए कहते हैं ना कि एक तरह से अगर हम सामाजिक व्यवस्था को चेंज करें तो समय लगेगा, लेकिन उस मानसिकता को चेंज करने में तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मानसिकता को चेंज करें। मानसिकता को चेंज करें तो समाज अपने आप चेंज होगा। समाज कोई अलग से एक मानसिक और आप थोड़े ही ना है, सही है, हमसे आपसे समाज बना हुआ है। जब हमारी मानसिकता दूर होगी, हमारा मानसिक लेवल उस लेवल पे पहुंचेगा कि हम इनकी बात को सकारात्मक रूप से सोचें, चिंतन करें, मनन करें, केवल हवा में ना उड़ाए या मजा ना ले। बहुत लोगों के लिए मजा की चीज हो सकती है ना, कि मजा ले रहे हैं, अरे ये भी, तो इस तरीके से ना देखें और उसको एक पॉजिटिव जो है लें और पॉजिटिव रिएक्शन दें, तब जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और अच्छे विषय पे आपने बताया जी। और आशा करते हैं आगे भी आपका सहयोग बना रहेगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।